हम आ गए हैं, साथ में एक जरूरी सूचना भी लाए हैं। लल्लन टॉप अड्डे का सफर अब प्रयागराज पहुंचने वाला है। अड्डे का वेन्यू है एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज और तारीख है 31 अक्टूबर। समय शाम 3:30 बजे का। आप भी आइए, हम भी आते हैं। बात और मुलाकात का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं ताकि हम और आप अपने हिस्से की कुछ खूबसूरत यादें लेकर जाएं। सवाल हो, जवाब हो और उन सवालों और जवाबों का जो हासिल है वो हो। सूचना यहां पर समाप्त होती है। अब आगे की बात होती है। 2 तारीखें हैं, 3 बयान हैं और है विरोधाभास। 25 अक्टूबर 2021 पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद अहमद ने कहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी टीएलपी के साथ समझौता हो गया है। सरकार टीएलपी के 350 कार्यकर्ताओं को रिहा करेगी। पार्टी पर लगा प्रतिबंध हटाने पर भी विचार किया जाएगा। इसके अलावा टीएलपी की बाकी मांगों पर कैबिनेट मीटिंग में चर्चा होगी। जिस समय शेख रशीद ये बयान दे रहे थे उस समय प्रधानमंत्री इमरान खान सऊदी अरब में थे। एक दिन बाद इमरान वापस लौटे। 27 अक्टूबर को कैबिनेट की मीटिंग हुई। मीटिंग के ठीक पहले सूचना मिली मंत्री फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सूचना मंत्री हैं फवाद चौधरी। वो बेतरह नाराज थे। उन्होंने कहा, धैर्य की भी सीमा होती है। टीएलपी को अब चरमपंथी संगठन समझा जाएगा। उन्हें कानून को चुनौती देने की छूट नहीं दी जाएगी। इसके कुछ देर बाद शेख राशिद ने भी मीडिया से बात की और पंजाब सरकार को पैरामिलिट्री फोर्स उतारने की इजाजत दी। राशिद ने यह भी कहा कि फ्रेंच दूतावास बंद करने की मांग को नहीं माना जा सकता। टीएलपी उग्रवादी हो चुका है। तो 2 दिन के अंतराल में सरकार के सुर में इतना बड़ा बदलाव क्यों आया? टीएलपी के प्रोटेस्ट की पूरी कहानी क्या है और इसने पाकिस्तान की सरकार की नाक में कैसे दम कर रखा है? कुछ दिनों पहले तक इमरान खान आईएसआई चीफ का मसला सुलझा रहे थे। वो सुलझा तो आर्थिक मदद के लिए सऊदी अरब गए और इस बीच टीएलपी सर पर सवार हो गया। कई हलकों में चर्चा चल रही है कि इमरान खान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उनकी सरकार ने जनता और सेना दोनों का समर्थन खो दिया है। इन दावों में कितना दम है? क्या इमरान खान पाकिस्तान में 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन पाएंगे? आज इन्हीं सवालों पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ द्विवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल खबरों का डेली बुलेटिन दुनियादारी। कहानी शुरू करने से पहले बैकग्राउंड। पाकिस्तान में एक ईसाई महिला रहा करती थी, आसिया बीबी। उसकी जीवनचर्या दिहाड़ी मजदूरी पर टिकी थी। जून 2009 में एक दिन साथी मजदूरों के साथ पानी पीने को लेकर उसका झगड़ा हो गया। मजदूरों ने उस पर ईश निंदा का आरोप लगाया। 2010 में निचली अदालत ने आसिया बीबी को मौत की सजा सुना दी। जेल में रहने के दौरान एक फ्रेंच पत्रकार ने आसिया बीबी से बात कर किताब लिखी, ब्लास्फेमी ए मेमोयर। ये किताब 2013 में आई। इसमें आसिया ने अपनी आपबीती बताई। क्या लिखा था? मेरा नाम आसिया बीबी है। मुझे पानी की तलब के चलते मौत की सज़ा सुनाई गई है। मैं इसलिए जेल में बंद हूँ क्योंकि मैंने ईसाई होकर मुस्लिमों के कप से पानी पी लिया था। किताब आने से कई बरस पहले जेल में एक खास विजिटर आया था, सलमान तासीर। तासीर उस समय पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गवर्नर हुआ करते थे। वो ईश निंदा कानून के धुर विरोधी थे। मिलने के बाद तासीर ने आसिया की रिहाई की मांग की और इसको लेकर कटमुल्ले उनके खिलाफ हो गए। 4 जनवरी 2011 को इस्लामाबाद में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। सलमान तासीर का हत्यारा और कोई नहीं बल्कि उनका अपना बॉडीगार्ड था, मुमताज कादरी। उसको तुरंत गिरफ्तार किया गया। कादरी को हत्या का अफसोस नहीं था। उसने कहा कि ईश निंदा का विरोध करने वाला भी ईश निंदा का दोषी है। मैंने तो बस मुसलमान होने का फर्ज अदा किया है। मुमताज कादरी का मसला कटमुल्लों को लुभाने लगा। इस मौके पर चौका मारा एक इस्लामिक नेता खादिम हुसैन रिजवी ने। उसने पाकिस्तान की सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट किए मुमताज कादरी के समर्थन में और कट्टर मुस्लिमों का एक बड़ा धड़ा उससे जुड़ गया। इसके बाद का इतिहास ये है कि जैसे जैसे मुमताज कादरी और आसिया बीबी का केस आगे बढ़ा, खादिम रिजवी का ग्राफ भी आगे बढ़ता रहा। अगस्त 2015 में खादिम रिजवी ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की स्थापना की। इसका मकसद पाकिस्तान को एक ऐसा देश बनाना था जो शरीयत मोहम्मदी के हिसाब से चले। सलमान तासीर के मामले में मुमताज कादरी को मौत की सजा सुनाई गई और तब टीएलपी ने पाकिस्तान सरकार पर दबाव डाला कि कादरी को माफी दी जाए। नवाज शरीफ उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने टीएलपी के आगे झुकने से मना कर दिया। मार्च 2016 में कादरी को फांसी पर चढ़ा दिया गया। रावलपिंडी में फिर उसका जनाजा निकला जिसमें लाखों लोग इकट्ठे हुए। जनाजे पर फूलों की बारिश की गई। कादरी को शहीद का दर्जा दिया गया। जनाजे में जमा हुए लोग सरकार, अदालत और मीडिया से नाराज थे। इस रैली को भी टीएलपी के बैनर तले आयोजित किया गया था और इसने पार्टी को पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम में ला दिया। टीएलपी के लिए दूसरा मौका आया अक्टूबर 2018 में, जब पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत ने आसिया बीबी की सजा को रद्द कर दिया।
इस फैसले के विरोध में टीएलपी लाव लश्कर लेकर इस्लामाबाद की सीमा पर आ बैठा। सरकार ने समझा बुझाकर तब प्रोटेस्ट खत्म किया, लेकिन जब जब कट्टरता का मसला उठता तब तब टीएलपी बोरिया बिस्तर लेकर निकल आता। जब मामला सामान्य होता तो अपने दड़बे में घुस जाता। 2019 का पूरा साल और 2020 के शुरुआती कुछ महीने शांतिपूर्ण ढंग से बीते। फिर आया अक्टूबर 2020। फ्रांस में एक चेचेन मुस्लिम ने एक स्कूल टीचर सैमुअल पैटी की हत्या कर दी। उस टीचर ने कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद का एक कार्टून क्लास में दिखाया था। इस हत्या के विरोध में पूरा फ्रांस एकजुट हो गया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यह कह दिया कि कार्टून दिखाए जाते रहेंगे, ये उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। उन्होंने ये भी कहा कि इस्लाम में पुनर्जागरण की जरूरत है। मुस्लिम देशों ने इस बयान को हाथों हाथ लिया। अपोजिट ढंग में फ्रांस का बहिष्कार करने की धमकी दी जाने लगी, लेकिन फ्रांस इस तरह की गीदड़ भभकियों से डरता नहीं है। पाकिस्तान में इस विरोध का मोर्चा टीएलपी ने संभाला। उसने फ्रेंच प्रोडक्ट्स के बायकॉट की बात कही और कहा कि फ्रेंच दूतावास को पाकिस्तान में बंद किया जाए। नवंबर 2020 में सरकार ने समझौता कर लिया। सरकार ने 17 फरवरी 2021 तक का वक्त मांगा इस समझौते में टीएलपी से। और वक्त किस चीज के लिए मांगा? टीएलपी की मांग क्या थी कि फ्रेंच राजदूत को बाहर निकाला जाए। समझौता होने के 4 दिन बाद ही खादिम रिजवी की मौत हो गई। सरकार को लगा टीएलपी की अब लीडरशिप कमजोर पड़ गई है, तो उसने समझौते की शर्तों पर से ध्यान हटा दिया, पर यह उनकी भूल साबित हुआ। खादिम रिजवी की मौत के बाद टीएलपी की कमान उनके बेटे साद रिजवी के पास आई। साद रिजवी को उसके बाप से ज्यादा कट्टर माना जाता है। फरवरी 2021 की शुरुआत में उसने धमकी जारी की और तब इमरान खान सरकार की नींद टूटी। सरकार ने फिर वक्त मांगा 20 अप्रैल 2021 तक का, लेकिन पाकिस्तानी एलीट फोर्स की एक टीम ने डेडलाइन से 8 दिन पहले साद रिजवी को गिरफ्तार कर लिया। टीएलपी का प्रोटेस्ट चलता रहा। कई शहरों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक मुठभेड़ भी हुई। फिर 15 अप्रैल को इमरान खान सरकार ने टीएलपी पर बैन लगा दिया और पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। तो उस समय प्रोटेस्ट शांत हो गया, लेकिन क्या हमेशा के लिए? पिछले कुछ दिनों से टीएलपी साद रिजवी को रिहा करने, प्रतिबंध हटाने और फ्रेंच राजदूत को निकालने की मांग को लेकर एक बार फिर सड़कों पर है और हुकूमत में भगदड़ है। हमने एपिसोड की शुरुआत में 3 बयानों का जिक्र किया था। पहले बयान में गृह मंत्री टीएलपी की मांगों को मानने की बात करते हैं और 2 दिन बाद सरकार मुकरती है। सरकार के सुर में बदलाव की वजह क्या थी? दरअसल कैबिनेट मीटिंग में मंत्रियों के अलावा सैन्य अधिकारी भी शामिल थे। जानकारों का अनुमान है कि इसके पीछे सेना का दबाव है। सेना पाकिस्तानी तालिबान से पहले से ही परेशान है। सेना का संबंध ना तो पाकिस्तानी तालिबान के साथ अच्छा है और ना ही तहरीक-ए-लब्बैक के साथ। सेना कतई नहीं चाहती कि टीएलपी वाली मुसीबत और बढ़े। तो क्या सरकार टीएलपी के खिलाफ निर्णायक अभियान चलाने के मूड में है? इसको लेकर भी संशय है। इमरान खान की समस्या ये है कि उन्हें सबको साथ लेकर चलना है। वो टीएलपी पर सख्त कार्रवाई करके कट्टर धार्मिक वोटर बेस की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहेंगे। प्रधानमंत्री बनने से पहले इमरान ने यह तक कहा था कि उनकी पार्टी के लोग टीएलपी की रैली में शामिल होने के इच्छुक हैं। ऐसा करके वो अपने कैंपेन के लिए समर्थन जुटाना चाहते थे। पाकिस्तान में इस लालच के बुरी बला साबित होने का लंबा इतिहास रहा है। कट्टरपंथियों को सत्ता के लिए साथ लाओ और फिर वो इतने हावी हो जाएं कि सत्ता टगमगाने लगे। पर इमरान ने इतिहास से सबक नहीं लिया। फिलहाल टीएलपी दूसरे हफ्ते भी अपना प्रदर्शन जारी रखे है। मकसद राजधानी इस्लामाबाद के घेराव का और लगातार हिंसक झड़पें भी कर रहा है, जिसमें 5 पुलिस वालों की मौत हो चुकी है। आने वाले दिनों में यह संघर्ष और तेज होने की आशंका है। दूसरी तरफ पुलिस और पैरामिलिट्री ने भी मोर्चा बांध रखा है। तो अब इमरान खान के पास 2 विकल्प हैं, एक कुएं का, दूसरा खाई का। अगर टीएलपी पर सख्त होते हैं तो कट्टर वोट बेस जाएगा, नहीं होते तो आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा। ये पाकिस्तान की सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता के लिए नुकसानदेह होगा। ऊंट किस करवट बैठेगा हम देखते रहेंगे और आपको भी दिखाएंगे। पर इमरान खान की मुसीबत यही नहीं रुकती। उनकी दूसरी मुसीबत है खुफिया एजेंसी आईएसआई के डायरेक्टर जनरल की नियुक्ति का मामला। आईएसआई चीफ की नियुक्ति को लेकर एक परंपरा रही है। आर्मी चीफ 3 नामों की छटनी करके प्रधानमंत्री के पास भेजते हैं, फिर प्रधानमंत्री उसमें से अपनी पसंद के व्यक्ति की नियुक्ति करते हैं। लेकिन इस दफा इस परंपरा को किनारे कर दिया गया। 6 अक्टूबर को सीधे ऐलान हुआ, सेना ने फैज हमीद की जगह नदीम अंजुम की सीधी नियुक्ति कर दी। प्रधानमंत्री इमरान इससे नाराज हो गए। उन्हें भ्रम हुआ। भ्रम यह कि वो जनता के समर्थन से सरकार चला रहे हैं और उनकी कुर्सी कायम रखने में सेना की भूमिका नहीं, तो वो नाराज हो सकते हैं। पड़ोसी देश अफगानिस्तान के हालात को देखते हुए इमरान खान फैज हमीद को अगले साल तक के लिए पद पर रखना चाहते थे। काबुल की गद्दी पर तालिबान की वापसी में फैज हमीद की अहम भूमिका रही है। कब्जे के कुछ दिनों बाद वो तालिबान लीडरशिप से मिलने काबुल भी गए थे। इसलिए पीएमओ ने आईएसआई चीफ की नियुक्ति को फंसा कर रखा। सरकार की तरफ से जो सेना का निर्देश था, ऐलान था, उसके मुताबिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। इससे सेना और सरकार के बीच तनाव बढ़ने लगा। सरकार बोली सब ठीक चल रहा है, पर पर्दे के पीछे हाई प्रोफाइल मीटिंग चल रही थी।
फिर 11 अक्टूबर को आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और इमरान खान की मीटिंग हुई और फिर बयान आया कि सेना और प्रधानमंत्री के रिश्ते मधुर हैं। आप कभी हमारे देश में ऐसे बयान की उम्मीद कर सकते हैं? बहरहाल उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी एक दूसरे की गरिमा को नीचे नहीं गिराएगा। 13 अक्टूबर को सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और प्रधानमंत्री के बीच बातचीत का दौर पूरा हो गया है, जल्द ही नई नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उस समय कयास लगे थे कि इमरान खान सेना से अपनी बात मनवाने में कामयाब हो गए हैं, अब वो अपनी पसंद के व्यक्ति को आईएसआई चीफ बना सकते हैं, पर यह कयास भी अफवाह बनकर रह गई। 26 अक्टूबर को पीएमओ ने नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें नए आईएसआई चीफ के तौर पर नदीम अंजुम का ही नाम लिखा था, यानी सेना की नियुक्ति में कोई बदलाव नहीं किया गया। इस घटना ने एक बार फिर बता दिया पाकिस्तान को सेना चलाती है अपनी मर्जी के मुताबिक, और इस चक्कर में इमरान खान का सियासी कद और घट गया। फिलहाल तनाव पर विराम दिख रहा है, लेकिन ये कब तक बरकरार रहेगा कौन जानता है। पाकिस्तान है, ये चुनौती नंबर 2 थी, पर एक चुनौती और है, तीसरी चुनौती। पाकिस्तान में महंगाई का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। हिंदुस्तान की तरह ईंधन, खाने की चीजों समेत कई और बुनियादी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। पाकिस्तानी रुपए का मूल्य नीचे गिर रहा है। इसको लेकर आम जनता में नाराजगी है। विपक्षी पार्टियां इसको लेकर सरकार को घेर रही हैं। विपक्षी पार्टियों के गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम ने 2 हफ्ते तक देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर नजर रखने वाली एक संस्था है। ये दुनिया भर के देशों को पैसे वाले अपराध को रोकने के लिए जरूरी उपाय बताती रहती है। FATF मानदंडों पर खरा नहीं उतरने वाले देशों को ग्रे लिस्ट में डाल देती है। इस लिस्ट में जाने का मतलब संबंधित देश में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग का अपराध चल रहा है। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में पहली बार 2008 में गया था, अगले साल बाहर निकल गया, 2015 में फिर एंट्री, 2015 तक रहा और फिर 2018 से पाकिस्तान लगातार ग्रे लिस्ट में है। 2019 में उसने 27 एक्शन प्लान दिए गए थे उसे। अक्टूबर 2021 में FATF ने अपडेटेड लिस्ट जारी की। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि वो इस बार बाहर निकल आएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। FATF ने कहा कि पाकिस्तान ने 27 में से 26 एक्शन प्लान पर अमल किया है, पर एक पर नहीं किया, इसलिए उसे ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है। ग्रे लिस्ट में रखने से पाकिस्तान को क्या नुकसान है? जानकारों का कहना है कि इससे सीधे तौर पर कोई प्रतिबंध नहीं लगते, लेकिन इसके साइड इफेक्ट बहुत हैं। इससे विदेशी निवेश रुकता है। निवेशकों को खतरा होता है कि संबंधित देश कभी भी ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है। पाकिस्तान को पिछले 12 साल में 3 बार FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया है। स्वतंत्र थिंक टैंक तबादलब की रिसर्च के मुताबिक इसके चलते 2008 से 2019 के बीच पाकिस्तान को लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश के मामले में नुकसान भी हुआ है। पाकिस्तान के अखबार द न्यूज इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तान को अगले 2 साल की जरूरतों को पूरा करने के लिए लगभग 4 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है। इमरान खान अपनी हालिया सऊदी अरब यात्रा से 40,000 करोड़ रुपए की मदद लेकर आए हैं, यानी आर्थिक मोर्चे पर लटकी तलवार फिलहाल के लिए टाल दी है, पर कब तक टली रहेगी कहना मुश्किल है। तो क्या इन मुसीबतों से इमरान खान सरकार को खतरा है? जानकार कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो संकट दिख रहा है उसमें कुछ भी नया नहीं है, वहाँ ऐसा ही होता रहता है। समस्याएं नत्थी हैं और सेना की तरफ से तख्ता पलट की बात आती रहती है, पर फिलहाल इसकी संभावना कम है। क्यों? जानकारों के मुताबिक पाकिस्तान में पहली बार हाइब्रिड शासन अस्तित्व में आया है। सेना ने तय कर लिया है कि हम पर्दे के पीछे से रहकर ही कठपुतली सरकार चलाएंगे। इमरान खान के साथ सफर ठीक ठाक ही चला है। जहां तक 2 मुख्य विपक्षी पार्टियों की बात है, PMLN और PPP, वहां नेतृत्व का संकट चल रहा है। इन दोनों पार्टियों को लेकर सेना बहुत सहज भी नहीं रहती, इसलिए वो इमरान खान सरकार को फिलहाल अपदस्थ करना नहीं चाहेगी। पाकिस्तान के राजनीतिक हालात और इमरान खान सरकार के भविष्य को लेकर हमने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर अतुल मिश्र से बात की। सुनिए उनका बयान। पहली चीज अतुल जी, मैं यही आपसे समझना चाहता हूँ कि DGISI एक डिसीजन लेती है पाकिस्तान की सेना कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की जगह नदीम अंजुम आ जाएंगे, और नॉर्मल है पाकिस्तान में, पाकिस्तान को देखने और समझने वाले लोग इस बात को समझते हैं कि पाकिस्तान में सेना इस तरह की चीजों पर फैसले लिया करती है। लेकिन इससे पहले एक सेम्बलेंस ऑफ सिस्टम रहा है। 3 नाम दे दिए जाते थे, PMO से पूछ लिया जाता था। इस बार ये चीज थोड़ी सी अब्रप्ट थी, नया लगा, और ऐसा इंप्रेशन आया कि एक टेंशन है रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बीच में, जबकि वो सिस्टर सिटीज हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या हम ज्यादा रीड कर रहे थे? क्या हुआ जनरल कमर बाजवा और इमरान खान के बीच?
ये जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप में तनाव आया या टेंशन आई या फिर एक क्राइसिस डेवलप हुई, इसका सीधा रिश्ता इमरान खान की पॉलिटिकल एम्बिशन से होता है। होता ये है कि किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में जब आप एक सिविलियन लीडर को प्रॉप अप करते हैं, जैसे इस केस में इस्टेब्लिशमेंट ने प्रॉप अप किया और इमरान खान को प्राइम मिनिस्टरियल पोजीशन दिलवाई, तो उस पॉलिटिकल लीडरशिप की एक एम्बिशन डेवलप हो जाती है। और जो यहाँ पर भी मेरे हिसाब से हुआ है, इमरान खान ने 3 साल पूरे किए हैं। आप पाकिस्तान के नेशनल पॉलिटिक्स का लीडरशिप का लैंडस्केप देख लीजिए, तो इस वक्त उनका कोई कॉम्पिटिटर उस तरीके से नहीं है। तो मेरी जो समझ है वो ये है कि उनके अंदर एक पॉलिटिकल एम्बिशन डेवलप हुई है। उसके तहत वो एक जो टैग है कि वो आर्मी का एक फ्रंट है, उनकी पार्टी आर्मी द्वारा प्रॉपअप की हुई एक पार्टी है, उस टैग को वो हटाना चाहते हैं, वो अपनी ऑटोनॉमी को असर्ट करना चाहते हैं। और इससे ज्यादा बेहतर और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मौका नहीं था जब आईएसआई ने इतनी बड़ी विक्ट्री पाकिस्तान को अफगानिस्तान में दी थी। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने अपने कार्ड्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी और उन्होंने ये एस्टिमेट शायद नहीं किया था कि आर्मी को ये बात पसंद नहीं आएगी, और इस वजह से एक पुशबैक आर्मी की तरफ से आया है। तो इससे ज्यादा मैं कुछ इसमें रीड नहीं करना चाहता हूँ। ये इमरान खान की अपनी पॉलिटिकल एस्पिरेशन का हिस्सा है। वो अपनी ऑटोनॉमी असर्ट करना चाहते थे। उनके पास एक पॉलिटिकल फील्ड है जिसमें वो थोड़ा सा अपना स्टेचर और बड़ा कर सकते हैं, और ये चीज मुझे लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट यानी आर्मी को पसंद नहीं आई। इधर कुछ दिनों में हम समझ रहे हैं कि एक अगर उसे हाइब्रिड स्टेट कहा जाए तो आप ही के हवाले से हमें इस टर्म के बारे में भी मालूम चला, उस तरह की चीज पाकिस्तान में बन रही है कि आर्मी भी है, गवर्नमेंट भी है, और वो लोग मिलजुल के मिली जुली सरकार चल रही है, सबका साथ सबका विकास। हम ये समझना चाहते हैं कि क्या अभी जो जर्क पड़ा है सो टू स्पीक इस सिस्टम को, क्या ये चीजें अब बदल के पहले जैसी हो जाएंगी, या फिर इस सिस्टम की अपनी एक लाइफ है जो भी चलती रहेगी? मतलब मैं इन अ नटशेल इमरान खान के फ्यूचर के बारे में ही आपसे पूछ। जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और यहाँ पे हमें दो चीजों के बीच में फर्क करने की जरूरत है। पहला तो द स्टेट ऑफ पाकिस्तान एंड द पॉलिटिकल रिजीम ऑफ पाकिस्तान। So the state of Pakistan is essentially a hard state. It is a resilient state. It is a state that may be malfunctioning, but it is never entirely dysfunctional. तो ये तो स्टेट है पाकिस्तान का। जो रेजीम है वो हाइब्रिड है, और हाइब्रिड होने का मतलब ये है कि कुल मिलाकर के मोटा मोटा अगर आप समझ लें तो पिछले 10 से 12 सालों में एक आर्मी की जो अंडरस्टैंडिंग बनी है वो ये है कि वो जमाना चला गया जब आर्मी फ्रंटली आकर के तख्ता पलट करे, और आर्मी लीडरशिप जो है वो पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट को संभाले। वो उसको लेकर के मुझे लगता है कि पाकिस्तान आर्मी में अब एक कंसेंसस बन चुका है कि हम डायरेक्टली पॉलिटिक्स और गवर्नेंस में एंटर नहीं करेंगे। लेकिन साथ ही साथ एक जो बहुत 1950s से ही, अयूब खान के जमाने से ही जो एक असेसमेंट आर्मी का बना कि साहब पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है या फिर जो सिविलियन लीडरशिप क्लास है वो पूरी की पूरी निकम्मी है, और उसके इंटरेस्ट जो है वो नेशनल इंटरेस्ट के नहीं है। इसलिए वो बिहाइंड द क्लोज डोर पूरी पॉलिटिकल सिस्टम को मैनेज करेंगे, वो गवर्नेंस की बेसिक एफिशिएंसी को मॉनिटर करते रहेंगे। और इसका इस अंडरस्टैंडिंग, इस पाकिस्तान आर्मी में इस जो कंसेंसस का नतीजा है एक हाइब्रिड रिजीम जिसमें इंपॉर्टेंट डिसीजंस सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी और ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटी को लेकर के वो डिसीजंस रावलपिंडी में लिए जाएंगे, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन और उसका जो चेहरा होगा वो इस्लामाबाद में होगा। और इसी को हम हाइब्रिड रिजीम मानते हैं। मुझे नहीं लगता है कि हाइब्रिड रिजीम को कोई एग्जिस्टेंशियल ठेस इस चीज से पहुंची है। मुझे लगता है ये एक्सपेरिमेंट अभी चलता रहेगा, और इसके दो कारण हैं प्रमुख। पहला तो ये कि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनका जो कन्वेंशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पीपीपी और पीएमएलएन, और जो कन्वेंशनल पॉलिटिकल लीडरशिप क्लास है
जिसमें पीडीएम को भी अगर आप जोड़ लें और उसकी तरह की बाकी पॉलिटिकल फोर्सेस को जोड़ लें, उनसे जो है आर्मी उनके साथ बिजनेस नहीं करना चाहती है। वो ये मानती है कि ये पूरी की पूरी लॉट जो है करप्ट है, और ये पूरी की पूरी लॉट जो है वो सेल्फ इंटरेस्टेड है, नेशनल इंटरेस्ट की तरफ उनका कोई झुकाव नहीं है। तो उनसे वो बिजनेस करना नहीं चाहती है। और इमरान खान के साथ पिछले 3-4 सालों में जो बिजनेस रहा है, उसमें ये पहली बार है जब एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुई है। तो आज की तारीख में इमरान खान इज स्टिल द मोस्ट पैलेटेबल पॉलिटिकल लीडर फॉर द आर्मी। और इमरान खान के लिए भी ये बहुत अच्छा मौका है थोड़ा सा थ्रेशोल्ड को टेस्ट करते हुए बढ़ने का, कि साहब आर्मी कितना पुशबैक ले लेगी, साथ ही साथ अपनी पोजीशन को नहीं गंवाने का, क्योंकि ये बहुत बढ़िया मौका है। पीपीपी और पीएमएलएन के पास लीडरशिप नहीं है, और इनके पास लीडरशिप है, इनके पास आर्मी की बैकिंग है, इनके पास रिसोर्सेज, और ये सरकार में है। तो ये जो ये मुझे लगता है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुई है, ये अब पीछे चली गई है। ज्यादा इसको लेकर के प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी और हाइब्रिड रिजीम बढ़ती चली जाएगी। टीएलपी एक ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान गवर्नमेंट उसे बैन कर चुकी है, लेकिन उसकी मजबूरी है क्योंकि इतने भारी प्रोटेस्ट वहां पे हुए हैं कि उनको बात करनी पड़ रही है। और टीएलपी क्लियर कर चुकी है कि उनकी 2 प्राइमरी डिमांड्स हैं, एक साद रिजवी को रिहा किया जाए और दूसरा फ्रेंच एम्बेसी पाकिस्तान में बंद हो। पहली वो ग्रांट कर सकते हैं अगर वो रिस्क लेना चाहें तो। दूसरे के बारे में हमें सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या ये दूसरा डिमांड पूरा करने का रिस्क पाकिस्तानी स्टेट ले पाएगा कि इन एनी सिचुएशन, क्योंकि वहां तो स्थिति हाथ से निकलती ही दिख रही। तो टीएलपी के बारे में ये समझ लेना जरूरी है कि टीएलपी के जो लॉन्ग मार्चेस होते हैं, अब वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर में एक एनुअल रिचुअल बन चुके हैं, कि वो साल में एक बार ये कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ ड्रामेटिक करें जिससे स्टेट प्रेशर में आए, गवर्नमेंट प्रेशर में आए, लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी फेल हो, पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो सख्ते में आ जाए, और आर्मी को इंटरवीन करके किसी तरीके का फेस सेविंग स्ट्रैटेजी तैयार करना पड़े। इससे कुल मिलाकर के टीएलपी की अपनी जो कैपेसिटी है, पॉलिटिकल कैपेसिटी, वो बढ़ती चली जाती है। मुझे लगता है इस बात से बड़ा सवाल कि क्या फ्रेंच एम्बेसी खत्म बंद होनी चाहिए या फिर फ्रेंच एम्बेसडर को निकाला जाना चाहिए, इससे बड़ा सवाल ये है कि टीएलपी को लेकर के पाकिस्तान गवर्नमेंट का इवेंचुअल रुख क्या होगा। तो आज सुबह जो डिसीजन लिया गया है, उसके तहत टीएलपी को अब एक मिलिटेंट आउटफिट डिक्लेयर कर दिया गया है, और टीएलपी के को डिस्क्राइब, उसकी एक्टिविटीज को डिस्क्राइब करते करते अलकायदा का जिक्र हुआ है। तो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर आप किसी चीज को, किसी एंटिटी को डिस्क्राइब कर देते हैं पाकिस्तान में, तो उसके बाद उसके साथ डील करने का जो आपका प्राइमरी मींस है, वो मिलिट्री मींस हो जाते हैं। तो आप देखेंगे कि पंजाब में पाकिस्तान रेंजर्स की बहाली हो गई है अगले 60 दिनों के लिए। तो रुख इस वक्त तो बहुत क्लियर है, और अगर आप इस रुख को ध्यान में रख के चलें, तो मुझे नहीं लगता है कि अब पाकिस्तान सरकार के सामने ये सवाल भी उठता है कि वो इनकी बात माने फ्रेंच एम्बेसडर और फ्रेंच एम्बेसी के सवाल को लेकर के। हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के जमाने में जी रहे हैं, और पाकिस्तान के केस में ये अलग है कि वहाँ कॉन्स्पिरेसी की थ्योरीज के नाम पे जो कहा जाता है, कई बार वो सच भी होता है। ये सवाल पूछा गया है बहुत तरीके से और बहुत सारे अलग अलग फ्रेजेस में, कि क्या ये कोइंसिडेंस है कि जो डीजीआईएसआई वाला मुद्दा और आर्मी का एक तरह से स्क्वीज करना इमरान खान को, वो और टीएलपी का प्रोटेस्ट साथ में आता है, क्या इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है या एक कोइंसिडेंस था? नहीं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान की आप पॉलिटिकल ट्रेजेक्टरी किसी भी वक्त उठा करके देख लें, तो किसी भी 6 से 8 महीने के अंतराल में आपको एक मीडियम लेवल क्राइसिस और 1 से 2 साल के बीच में एक थोड़ी सी बड़ी क्राइसिस आपको नजर आ ही जाएगी। तो पिछले साल भारत में इस बात पे नजर बहुत ज्यादा नहीं गई, पर पिछले साल जो ऑपोजिशन थी, पॉलिटिकल ऑपोजिशन थी, उसने बहुत ज्यादा सख्ती बरती थी, और उसने बहुत ज्यादा पुशबैक किया था इमरान खान की सरकार को। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी है जिसके तहत जो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट है उसने टीएलपी को नच किया है इमरान खान सरकार के खिलाफ। आप 2 चीजों की ओर ध्यान देना जरूरी है। टीएलपी की जो पुरानी लीडरशिप थी, उसने
आर्मी चीफ को हटाने की बात एक जमाने में की थी। मुझे अगर याद सही से है तो शायद मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन शायद बात ये तक हुई थी कि उनको असैसिनेट करना चाहिए। तो आर्मी का जो रिलेशनशिप है वो टीएलपी के साथ बहुत अच्छा नहीं रहा है, और आर्मी को पाकिस्तान इमरान खान को और उनकी सरकार को फिक्स करने के लिए टीएलपी के सहारे की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो नीरसता है, जो उदासीनता है, या जो यूनिडायमेंशनलिटी है पाकिस्तान को देखने की, या तो हम ये चाहते हैं कि साहब पाकिस्तान के साथ जो अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट्स हैं वो चलती रहें, या फिर हम उसको फॉलो नहीं करते हैं। ये दोनों जो पोजीशंस हैं, इनसे बाहर निकल के हमको उस देश को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। वहां पे जो प्रोसेसेस हो रही हैं उन पे विचार करने की जरूरत है, क्योंकि उसका सीधा इम्पैक्ट हम पर पड़ता है, कई तरीकों से पड़ता है। और अगर हम उसे क्लोजली फॉलो नहीं करते हैं, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो ये हमें इम्पॉवरिश करता है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जहां तक क्राइसिस की बात है, जो एक डेंजरस एलिमेंट निकल के सामने आ रहा है वो रेडिकलाइजेशन का है। और पहले भी एक शो में हमने जब अफगानिस्तान में तालिबान ने कैप्चर किया था, तो हमने कहा था कि आप टीटीपी और टीएलपी की तरफ ध्यान बनाइए रखिएगा, वो दोनों बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट फील करेंगे। और वो प्रोसेस शुरू हो चुकी है। टीटीपी और टीएलपी दोनों इम्पोर्टेंट फील कर रहे हैं, रेडिकलाइजेशन बढ़ेगा, और वो पाकिस्तान के लिए ना बेहतरी की बात है, ना हमारे लिए है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी क्राइसिस का संकेत अभी हमारे पास है। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी, इस उम्मीद के साथ विदा लेता हूं। शुक्रिया, शुभ रात्रि।